कई सारा क्लास कर लिया है, ख़ास रूप से हिमालय के बारे में, और जो भी भारत के पर्वतीय प्रदेश थे उन लोगों के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से बात कर लिया था। पिछली कुछ क्लासों में हमने जैसे इंडिया के कुछ स्पेशल माउंटेन्स की बात किए थे। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर जो पश्चिम में यहाँ पर जो पश्चिमी हिमालय है इसकी बात कर लिए थे। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में जो हमारा पूर्वी हिमालय है इसकी बात कर लिए थे। इसके अलावा अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, इसके अलावा जो है कि ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है इन सारी पर्वत श्रृंखलाओं की बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो स्पेशली डिपेंड होगा भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्रों पर। जो भारत के प्रमुख पठार हैं आज हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्र, भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्र, यहाँ से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहला जो भारत का प्रमुख पठारी क्षेत्र है जिसकी बात हम लोग आज करेंगे वो है हमारा मालवा का पठार। सबसे पहला है मालवा का पठार। मालवा का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि मालवा का पठार मध्य प्रदेश में विस्तृत है। सबसे आसान सा क्वेश्चन तो यही आता है कि जो मालवा का पठार है वह किस राज्य में विस्तृत है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में विस्तृत है। मालवा के पठार से कुछ नदियां निकल कर आती हैं, जैसे चंबल, स्पेशली चंबल नदी, और भी जो बनास वगैरह है ये भी मालवा के पठार में ही बहती हैं। तो चंबल नदी का क्षेत्र है मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद जो दूसरा पठार जिसकी हम लोग बात करेंगे ठीक इसी के साथ वो सटा हुआ है, जिसको कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार आप यहाँ पे मैप में भी देखते जाइए। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये मालवा का पठार है, नंबर 1। मालवा का पठार किस राज्य में फैला हुआ है? मध्य प्रदेश में। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यही आएगा कि जो मालवा प्लेटो है वो किस राज्य में विस्तृत है? वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और कौन सी नदी का ये क्षेत्र है? तो ये है चंबल नदी का क्षेत्र। इसके बाद जो अगला पठार है वो है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर विस्तृत है? तो बुंदेलखंड का जो पठार है वो एमपी और यूपी दोनों की सीमा को लेते हुए जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहीं पर ये पठार फैला हुआ है। तो बुंदेल का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है? बुंदेल का पठार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पठार में चंबल नदी बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है। बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण करती है। ये बीहड़ क्या होते हैं? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। जब चंबल नदी बहती है तो ये मिट्टी को बहुत ज़्यादा काटती है। ये क्या करती है कि मिट्टी को जब काटती है तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी के टीले बनते हैं। मिट्टी के बड़े बड़े टीले, और ये जो बड़े बड़े टीले बनते हैं बहुत पहले इसी टीलों के पीछे जो डाकू लोग होते थे, जो चोर लोग होते थे, वो छिपे रहते थे। तो चंबल की घाटी डाकुओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। आप जानते हो चंबल की घाटी डाकुओं के लिए क्यों फेमस थी? क्योंकि इन्हीं बीहड़ के पीछे वो सारे के सारे लोग क्या होते थे? छिपे होते थे। तो बुंदेलखंड का पठार अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कहाँ पर है? एमपी और यूपी में। और ये क्यों फेमस है? दैट इज़ बीहड़ों के लिए। उसके बाद तीसरा जो पठार है वो है बघेलखंड का पठार। अभी हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख पठारों की बात कर रहे हैं, तो जो बघेलखंड है ये भी यूपी और एमपी की सीमा पर है। बघेलखंड का जो पठार है ये कहाँ पर है? बघेलखंड का पठार भी इन्हीं से सटा हुआ इस क्षेत्र में है। इसके बाद थोड़ा सा इधर की तरफ जो यूपी का बरेली वगैरह साइड है, इस तरफ एक और पठार है। उसको पठार क्या इसी तरीके से एक नाम देते हैं, रोहिलखंड। रोहिलखंड का पठार। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि
बघेलखंड कहाँ पर है, बुंदेलखंड कहाँ पर है, या रोहिलखंड कहाँ पर है, तो आप बिल्कुल आसान से बता देना। रोहिलखंड तो टोटली यूपी में, तो ये हो गया हमारा रोहिलखंड और ये हो गया बघेलखंड। भारत के प्रमुख पठारों में हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, क्या देखा स्पेशली अभी तक, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और रोहिलखंड का पठार। जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश में विस्तृत है, चंबल नदी घाटी का क्षेत्र है। बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। चंबल नदी मिट्टी को काटकर बड़े बड़े बीहड़ बनाती है, जिसके लिए पूरा का पूरा फेमस है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है बघेलखंड का पठार, और बघेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। रोहिलखंड का मतलब उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का बरेली के आसपास का क्षेत्र। ये थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच फैले हुए कुछ इंपॉर्टेंट पठार। इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको अगला जो पठार मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल इस क्षेत्र में है, और यहाँ पर ये 5वां पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। तो कहाँ पर ये फैला हुआ है, अगर राज्य आपसे पूछे तो कौन सा राज्य हो गया, झारखंड। छोटा नागपुर का पठार क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जो दूसरी बात निकल कर आ रही है कि यहाँ पर खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इतने ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं कि इस पठारी क्षेत्र को भारत का रूर क्षेत्र बोला जाता है। रूर क्षेत्र। रूर क्षेत्र क्या है, रूर एक स्थान का नाम है जर्मनी में, जहां पर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो जिस तरीके से जर्मनी के रूर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं, उसी तरीके से भारत के छोटा नागपुर पठार पर भी बहुत ज़्यादा खनिज मिलते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का सबसे धनी क्षेत्र कौन सा है, तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर विस्तृत है, झारखंड में। दामोदर नदी इसके बीच से बहती है, दामोदर नदी इसी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और महानदी है जो उड़ीसा की शोक महानदी, वो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। और ऊपर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इधर से सोन नदी जा रही है, तो सोन राजमहल की पहाड़ियाँ, या फिर जो इधर से आगे गैप आपको मिलेगा मालदा गैप, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं छोटा नागपुर के पठार के लिए। आपसे एग्ज़ाम में छोटा नागपुर के पठार से जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में विस्तृत है, तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में विस्तृत है। इसके अलावा खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का कौन सा पठार सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो आपका हो गया छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद हम लोग अगला जो बात करेंगे आगे, वो करेंगे कि भारत का रूर क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो जो भारत का रूर क्षेत्र है वो कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बाद जो अगला पठार जब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो अगला पठार हमारा निकल कर आएगा जो वो है 6 नंबर का पठार, जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार। और दंडकारण्य का पठार सिर्फ और सिर्फ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दंडकारण्य का पठार कहाँ पर विस्तृत है, ये विस्तृत है छत्तीसगढ़ में। आपसे सबसे आसान सा क्वेश्चन यही आएगा कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल छोटा नागपुर के पठार से इस तरीके से ये जो सटा हुआ क्षेत्र है, यही है दंडकारण्य का पठार। पॉइंट नंबर 6। उसके बाद अगला जो पठार निकल कर आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और चूंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लोग इसकी बात थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, वो है मेघालय का पठार।
सातवां जो पठार है उसका नाम है मेघालय का पठार। यहां पर क्या है, मेघालय के पठार के बारे में जो पहला पॉइंट आपको नोट ये करना है कि मालदा गैप से ये भारत के प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप से यह प्रायद्वीपीय भारत द्वारा अलग होता है। प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। मालदा गैप क्या है? मालदा गैप का मतलब आप ये समझो कि जैसे अगर ये आप देखोगे यहां पर, तो इस तरीके से ये गंगा नदी इधर से आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, और ये जो दोनों नदियां हैं जब इधर से नीचे गिरती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक खाई बन जाती है, मतलब घाटी बन जाती है, और इस घाटी के बाद यहाँ पर मेघालय का पठार है। तो यही मालदा गैप है, पश्चिम बंगाल का मालदा क्षेत्र यानी मालदा गैप। और इस तरीके से फिर ये जो दोनों नदियां हैं कहाँ पर गिर जाती हैं, तो दोनों बंगाल की खाड़ी में आगे जाकर गिरती हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मालदा गैप से कौन सा पठार भारत के मुख्य पठारी क्षेत्र से अलग होता है, तो उसका नाम है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की जो सबसे ऊंची बिंदु है, जो सबसे ऊंचा इसका शिखर है, उसका नाम है शिलोंग। तो शिलोंग मेघालय में ही विस्तृत है। तो शिलोंग यहाँ का सबसे ऊंचा बिंदु कभी भी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर एक चीज़ छोटा नागपुर के पठार में के बारे में मैंने बताना भूल गया था कि छोटा नागपुर का पठार का जो सबसे हाईएस्ट बिंदु है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर प्लेटो का जो सबसे ऊंचा बिंदु है वो है पारसनाथ। मेघालय के पठार के बाद जब हम अगले पठार पर आएंगे, वो जब हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला पठार जो हमारा आ रहा है वो है 8वें नंबर पे दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटो, दक्कन का पठार। दक्कन पठार ये पूरा का पूरा इस तरीके से ये जो सारा का सारा क्षेत्र फैला हुआ है यही है दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार विशेष रूप से कहाँ पर फैला हुआ है, महाराष्ट्र में। इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है कि दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार। कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो दक्कन प्लेटो है वो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटो है, सही बात है या नहीं है? दक्कन का पठार विशेष रूप से ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से बना हुआ है। तो दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से। और जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा होता है तो कौन सी चट्टान बनती है? बेसाल्ट। और यही बेसाल्ट चट्टान, जब इस बेसाल्ट चट्टान का अपर्दन होता है तो अपर्दन होने से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? तो गन्ना और कपास। तो महाराष्ट्र इन दोनों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा टॉप करता है। आप देख रहे हो दक्कन का पठार कहाँ पर फैला हुआ है? महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसके साथ ही इस पठार का निर्माण हुआ कैसे? तो ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा के ठंडा होने से हुआ है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है जब ये ठंडा होता है तो कौन सा चट्टान बनता है? तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा जब ठंडा होता है तो यहाँ पर जो है कि आप समझो कि बेसाल्ट नामक चट्टान बनता है। और इस बेसाल्ट चट्टान का जब अपर्दन होता है, इसका रासायनिक और भौतिक अपर्दन होता है, यानी कि इसमें जो है कि टूट फूट होती है, तो जो मिट्टी बनती है वो कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। पूरा का पूरा महाराष्ट्र किस प्रकार की मिट्टी से भरा हुआ है? काली मिट्टी से भरा हुआ है। और ये जो काली मिट्टी है किसकी खेती के लिए फेमस है? गन्ना और कपास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद जो अगला पठार हम लोग यहाँ पे करेंगे वो है तेलंगाना का पठार।
उसके बाद हम लोग 8वें नंबर पर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना पठार नाम से ही आपको पता है कहाँ पर है। तेलंगाना पठार आपका जो है कि तेलंगाना में है, कोई खास बात नहीं है। 10वां जो पठार है वो है रायलसीमा का पठार। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में फैला हुआ है, तो आप इसके बारे में आंध्र प्रदेश नोट कर लो। तो यहाँ पर 2 और पठार हम समझते हैं, तेलंगाना और रायलसीमा, तो 9 और 10। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर जो पठार है कर्नाटक में, ये 11वां पठार है इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह रहे हैं मैसूर का पठार। कहाँ पर ये है? कर्नाटक में। तो भारत के जो प्रमुख पठारी क्षेत्र हैं, इससे ज़्यादा आपसे इससे बाहर कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख लो, कुछ ट्राई करते हैं। सबसे पहले पठार क्या होता है ये मैं आपको बताना भूल गया था, चलिए अभी बता देता हूँ कि एक्चुअल में पठार और पर्वत में अंतर क्या होता है। ये सब मैं जनरल ज्योग्राफी में पढ़ाने के लिए छोड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे बस आपको क्या आइडिया दे दें कि पठार और पर्वत में जो डिफरेंस होता है कि ये दोनों अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचे होते हैं, लेकिन जो इनका शीर्ष होता है बस इसी पे अंतर हो जाता है। जो पर्वत का शीर्ष होता है वो बिल्कुल नुकीला होता है, और जो पठार का शीर्ष होता है वो एक तरीके से फ्लैटेड होता है, यानी कि जो इसका टॉप होता है दैट इज फ्लैट टॉप, एक फील्ड टाइप का। तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा होता है, लेकिन इसका शिखर, जो पठारों का जो शिखर होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। इसके विपरीत जो पर्वत होता है वो भी अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा स्थान होता है, लेकिन इसका जो शिखर होता है वो नुकीला होता है। टॉप जो होता है वो नुकीला होता है, एंगल लिए होता है, एंगुलर होता है, कोणीय होता है। तो पर्वतों की बात हम लोगों ने ऑलरेडी भारत के सभी पर्वतों की कर ली थी। आज हम लोग पठारों की बात किए हैं। ये बहुत, इससे बाहर पठार का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। आप इस पूरे जो भी ये बना हुआ है पठार के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं पठार पर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आंख मूंद कर आप आंसर दे दोगे। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी किस पठार में मिट्टी को काटकर बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है, जिसके पीछे बहुत सारे अवैध काम किए जाते थे? ये जो नलिकाएं होती हैं, मिट्टी को काटने के बाद जो नलिकाओं का निर्माण होता है वो किस पठार में होता है? बुंदेलखंड। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पठार खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर क्षेत्र, भारत का रूर क्षेत्र किस पठार को बोला जाता है? तो भारत का जो रूर क्षेत्र है वह किस पठार को बोला जाता है? भारत का रूर क्षेत्र बोला जाता है छोटा नागपुर के पठार को। क्यों भारत छोटा नागपुर के पठार को रूर क्षेत्र बोलते हैं? क्योंकि जर्मनी में एक स्थान है जिसका नाम है रूर। और वो रूर क्यों फेमस है जर्मनी का? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज संसाधन मिलते हैं। तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में खनिज मिल रहा है? छोटा नागपुर का पठार। तो इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भारत का रूट क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएसएसबी ने अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो छोटा नागपुर के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार किस राज्य में विस्तृत है? छत्तीसगढ़।
तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। यहां पर एक पठार या पर्वत कह लो, बताना भूल गए थे, लास्ट यहां पे नोट कर लो, अगर ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप जरूर बता देना, मलयगिरी का पठार ये कहां पर है, तो ये है ओडिशा में। एक और पठार आप यहां पे नोट कर लो, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है 12वां पठार जिसका नाम है मलयगिरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पठारों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। निम्नलिखित पठारों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। ऑप्शन नंबर 1 बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन नंबर 2 मैसूर का पठार, ऑप्शन नंबर 3 दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर 4 छोटा नागपुर का पठार। तो अगर आप इनका क्रम देखोगे तो सबसे उत्तर में कौन सा पठार दिख रहा है, सबसे उत्तर में आपको देख रहा है बुंदेलखंड का पठार 2 नंबर, ये सबसे उत्तर में आपको यहां पे बुंदेलखंड का पठार दिख गया। उसके बाद आपको कौन सा दिख रहा है, छोटा नागपुर का पठार, ये 5 नंबर है, ये आपको दिख गया छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद आपको कौन सा दिख रहा है, दक्कन का पठार, ये 8 नंबर पे। और सबसे लास्ट सबसे दक्षिण में 11 नंबर पे आपको कौन सा दिख रहा है, मैसूर का पठार। तो अगर आप इनको सिक्वेंसली अरेंज करोगे, सिक्वेंसली का मतलब कि नॉर्थ से साउथ, तो सबसे पहले आप कौन सा लिखोगे, बुंदेलखंड, उसके बाद छोटा नागपुर, उसके बाद दक्कन, मैसूर। तो इस तरीके से चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, या यूपीएससी हो, या एसएससी हो, कोई भी अगर अपना परीक्षा कराएगा तो इसी लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछेगा पठार पर, और इससे बाहर गारंटी है कुछ भी नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। रोहिलखंड क्षेत्र भारत के किस राज्य में विस्तृत है। रोहिला, ये रोहिला जो क्षेत्र था यह बहुत ज़्यादा फेमस है इतिहास में। रोहिला मुसलमान, ये रोहिला मुसलमान जो थे ये एक्चुअल में एक स्वतंत्र राज्य बनाए थे। जैसे सरकी मुसलमान जौनपुर में बनाए थे, ऐसे ही रोहिला मुसलमान जो है कि बरेली साइड में बनाए थे। बरेली, शाहजहांपुर, ये सब जो क्षेत्र है ये रोहिलियाओं का था। तो रोहिलखंड जो क्षेत्र है वो कहाँ पर पड़ेगा, यूपी। और यूपी में किस तरफ, बरेली साइड में। यूपी स्पेशल क्वेश्चन ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल सीमा का पठार भारत के किस राज्य में विस्तृत है। तो रायल सीमा का जो पठार है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश। मैसूर का पठार कर्नाटक। कौन सा पठार कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, भारत का कौन सा पठार कपास की खेती के लिए फेमस है, तो दैट इज दक्कन प्लेटो। भारत का सबसे बड़ा प्लेटो दक्कन प्लेटो। कोई क्वेश्चन बाहर जा रहा है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में जो आए हुए हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको यहां पर बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से दंडकारण्य क्षेत्र, पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। अभी हम यहां पे बता चुके हैं दंडकारण्य कहां अवस्थित है, छत्तीसगढ़। आपको गारंटी है कि आप कोई भी क्वेश्चन इस पठार के बाहर आप नहीं पाओगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार संरचना की दृष्टि से तो दक्कन या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, लेकिन मालदा गैप से वो बाहर हो गया है। यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं, मालदा गैप से भारत का कौन सा पठार अलग हो गया है, मेघालय का पठार। आप देखो मालदा गैप क्या है, ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी जब दोनों मर्ज होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो यहाँ पर घाटी बनती है, और यही घाटी एक तरीके से गैप का निर्माण करती है। और यह गैप जो है कि क्या कहलाता है, मालदा गैप। और मालदा गैप किन दो नदियों से मिलकर बना हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और ये हमारा जो ये पूरा का पूरा हिस्सा था जिसको हम प्रायद्वीपीय पठार कह रहे थे, ये प्रायद्वीपीय पठार को बाहर कर रहा था। क्लियर, प्रायद्वीपीय पठार से बाहर हो रहा था मालदा गैप से, लेकिन संरचना की दृष्टि से कैसा है, भारत के पठारी क्षेत्र जैसा है।
चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो हम आज करेंगे भारत की प्रमुख चोटियाँ। कम से कम 10-12 चोटियों का नाम यहाँ पे हम लोग लेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनके लोकेशन भी साथ में चेक करते रहेंगे, क्योंकि लोकेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और लोकेशन अगर नहीं चेक करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो लोकेशन इसका साथ में चेक होता रहेगा। भारत की प्रमुख चोटियां। पिक्स, जो भारत की प्रमुख पिक्स हैं यानी कि जो चोटियां हैं उनकी बात की जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ गया। पहला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी। चलो, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। क्या एक क्वेश्चन अभी बदलते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। यहां पर इंडिया का मैप का लोकेशन लेकर चलेंगे। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के कुछ और नाम क्या क्या हैं? आंतरिक हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय। तो महान हिमालय में ही दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं जो बर्फ से ढकी होती हैं, जिसके कारण इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है। लोकेशन माउंट एवरेस्ट का कहां है? तो माउंट एवरेस्ट का लोकेशन है नेपाल, यानी कि यहां, ये नेपाल यानी कि महान हिमालय। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा बनकर आएगा एग्जाम में, जो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि विश्व की, यहां पे, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। केटू का अदर नेम है गाडविन आस्टीन। तो गाडविन आस्टीन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये हिमालय की चोटी है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ये हिमालय की चोटी का हिस्सा नहीं है, या हिमालय का हिस्सा नहीं है यह चोटी। यह चोटी ट्रांस हिमालय में आता है। और हमने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय डज नॉट कंसीडर्ड अंडर द ओरिजिनल हिमालय। जो मूल हिमालय है उसमें हम ट्रांस हिमालय को कंसीडर नहीं करते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां आती हैं, तो वहां हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां जो ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, ये इस समय लोकेटेड है पीओके में। माउंट एवरेस्ट कहां पर लोकेटेड है? नेपाल। गाडविन आस्टीन कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पीओके में। किस पर्वत श्रृंखला पर लोकेटेड है? तो काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी केटू माउंट गाडविन आस्टीन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में आ गया कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा। तो कंचनजंगा का लोकेशन आप चेक करो, माउंट एवरेस्ट के बगल में, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर, यहां पीओके में। ये था हमारी दूसरी चोटी, ये थी पहली और ये थी तीसरी। तो कंचनजंगा कहां पर अगर लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछ दे तो क्या बताएंगे? सिक्किम। अगला जो इंपॉर्टेंट चोटी है जहां से क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा भारत की कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ। कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कुमायूं हिमालय का मतलब उत्तराखंड में विस्तृत महान हिमालय।
महान हिमालय को हमने 4 भागों में पढ़ाया था। ये जो महान हिमालय है इसको हमने सिंधु से ब्रह्मपुत्र के बीच 4 भागों में बांटा था। सिंधु से सतलुज कश्मीर हिमालय, सतलुज से काली कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र आसाम हिमालय। ये जो कुमायूं हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय में तो माउंट एवरेस्ट था ही, और यही महान हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटियों को लिया हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो उसका नाम है माउंट नंदा देवी। बहुत बार यूपीपीसीएस ने अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और माउंट देवी का जो माउंट नंदा देवी है उसका जो लोकेशन है वो लोकेशन आप उत्तराखंड में चेक करिए। तो ये जो है कौन सी चोटी निकल कर आ गई, चौथी। इसके अलावा जो महान हिमालय है वह किन 2 चोटियों के बीच में विस्तृत है, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। इसके अलावा 50 चोटियां हैं, जो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपके यहां से पिक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो चोटी है हमारी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है ये किस पहाड़ी पर है, तो ये है माउंट आबू पर। माउंट आबू नामक पहाड़ी पर, राजस्थान, उत्तराखंड। तो माउंट आबू राजस्थान में गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की। आप यहाँ पे चेक करो लोकेशन इसका। ये कौन सी पर्वत चोटी निकल कर आ गई, 5वीं अरावली। अरावली के बाद हम लोग बात करेंगे सतपुरा। नेक्स्ट जो हमारी चोटी है उसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट धूपगढ़। तो माउंट धूपगढ़ का लोकेशन मध्य प्रदेश। कौन सी पहाड़ी, महादेव पहाड़ी। तो महादेव पहाड़ी पर माउंट धूपगढ़, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, द हाईएस्ट पीक ऑफ पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट अन्नामलाई, अनाईमुदी, सॉरी, किस पहाड़ी पर है, अन्नामलाई। लोकेशन, तो लोकेशन इसका आप तमिलनाडु और केरल बॉर्डर आप कह सकते हो। तो तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है अनाईमुदी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा 8वां, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो इसका भी आंसर सेम रहेगा। तो ये 7वां और 8वां दोनों क्वेश्चन का आंसर है अनाईमुदी। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एंड आल्सो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। यानी कि वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है उसकी तो सबसे ऊंची चोटी है ही साथ ये साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विशाखापत्तनम। माउंट विशाखापत्तनम इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो शामिल होती हैं, अभी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देखो कि जो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका लोकेशन कहाँ पर है, तो उसका लोकेशन है आंध्र प्रदेश। ये अगला जो क्वेश्चन आपका चोटियों से रिलेटेड निकल कर आएगा वो होगा छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी। छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट पारसनाथ। कहां पर लोकेशन है, तो लोकेशन है झारखंड।
ये भारत की कुछ प्रमुख चोटियां थी जहां से आप एग्जाम में क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन है, शुरू से देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। जैसे यहां पर युग्म बनाया हुआ है, जोड़ा बनाया हुआ है, माउंट आबू ऑप्शन नंबर 1, साथ में अरावली। दूसरा ऑप्शन है कोडई कनाल अन्नामलाई। कोडई कनाल ऊटी इसी को कहते हैं, कोडई कनाल ऊटी के पास का ही क्षेत्र है, सॉरी कोडई कनाल ऊटी के आसपास का ही क्षेत्र है, लेकिन पहाड़ी अलग है, अन्नामलाई। अगला है ऊटी, और ऊटी है, अगला ऑप्शन है ऊटी, ऊटी के साथ जो पहाड़ी है वो है नीलगिरी। और चौथा ऑप्शन है शिमला, और शिमला के साथ है ऑप्शन पीर पंजाल। चलिए ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा युग्म गलत है, सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बार बार एकदम आसानी से देंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू गुरु शिखर, जोड़ा बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। अगला है कोडई कनाल अन्नामलाई, तो बिल्कुल अन्नामलाई पर ही कोडई कनाल टूरिस्ट प्लेस है, यह भी बिल्कुल सही है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि नीलगिरी जो टूरिस्ट प्लेस है वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है ऊटी। उटक मंडक भी इसको बोलते हैं। ऊटी को कुछ किताबों में उटक मंडक भी लिखा गया है, तो यहां पे डेफिनेटली गलत होना चाहिए। बिल्कुल पीर पंजाल का अगर आप लोकेशन चेक करोगे तो पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ लघु हिमालय। लघु हिमालय पे वीडियो देखो मेरा। लघु हिमालय के अंतर्गत मैंने 4 पर्वत श्रेणियां बताई थी, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में और महाभारत नेपाल में। बिल्कुल बिल्कुल आसान से आपने आसानी से सवाल हल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो, खासी और जयंतिया निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन नंबर 1 हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर 3 शिवालिक का पठार, ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी मैदान। पूर्वी हिमालय पढ़ाते समय मैंने वहां बताया था कि ये विस्तार है, लेकिन अभी यहाँ पे आज जब मैंने फिर पढ़ाया आपको तो मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ये मालदा गैप है, इस गैप से यहाँ पे मेघालय का पठार आता है, और मेघालय के पठार पे ये 3 पहाड़ियाँ बहुत फेमस है, गारो, खासी और जयंतिया। तो डेफिनेटली जो मेघालय के पठार हैं गारो, खासी, जयंतिया, दीज आर द पार्ट ऑफ दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का यानी दक्कन के पठार का, दक्कन प्लेटो का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीसीएस 2004 का। 2004 में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से गारो, खासी, जयंतिया किसका हिस्सा है? बिल्कुल रट लो, मेघालय पठार इज द ओरिजिनली मेघालय पठार ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। संरचना की दृष्टि से जो मेघालय पठार है वो किसका हिस्सा है? वो दक्कन के पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है।
इसका लोकेशन उस पार हो गया है, और लोकेशन होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये मालदा गैप है, ये वाला जो गैप है, यानी दो नदियां जो यहाँ पर आ रही हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनका गैप जो बना रही हैं, इसलिए वो थोड़ा सा दबकर उधर चला गया, धंस गई ये भूमि वहां पे नदियों की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित, यहां पे जम्मू कश्मीर का मैप बनाया हुआ है और 4 पर्वत श्रेणियों का नाम लिखा हुआ है, और चारों पर्वत श्रेणियों को आपको पहचानना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे जम्मू कश्मीर का अगर आप मैप देखो तो जम्मू कश्मीर में मैंने आपको कुछ स्पेशल पहाड़ियां बताई थी, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद कैलाश, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद लघु हिमालय का मान लो शिवालिक, लघु हिमालय के बाद शिवालिक। ऑप्शन देखो क्या क्या है, ऑप्शन है लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। अब यहां पे क्या किया है इन्होंने कि ये जो मैप बनाया है इसमें 4 इस तरीके से पहाड़ियां लगा दिया। सबसे पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। अब आप सबसे ऊपर क्या देखोगे, काराकोरम, तो सबसे 1 नंबर पे कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, काराकोरम। काराकोरम के ठीक नीचे कौन सी आपको दिखेगी, लद्दाख, उसके नीचे जास्कर और सबसे लास्ट पीर पंजाल। बहुत बार ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये बहुत बार जब हिमालय की चर्चा कर रहा था इस चित्र को तो कम से कम 10 बार बना चुका हूं, और यहां से क्वेश्चन बन रहा है। झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, आईएएस, तीनों जगह पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहां पर देखें, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालय की पर्वत श्रेणी में किसको नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम, ऑप्शन नंबर 2 बृहद हिमालय यानी ग्रेट हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर 4 शिवालिक। मैंने पहली क्लास में हिमालय को बताया था कि जब हम उत्तर के मैदान पर्वत पढ़ेंगे तो 4 हिमालय की बात यहां पे की जाएगी, ट्रांस हिमालय, महान यानी बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक। लेकिन ट्रांस हिमालय इज नॉट द पार्ट ऑफ हिमालय, एंड ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या आएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कैलाश। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, काराकोरम। काराकोरम इज नॉट द पार्ट ऑफ, कहां पर है, काराकोरम में। तो अगर काराकोरम हिमालय का हिस्सा होता तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की होती वो केटू होती ना, क्योंकि केटू की जो ऊंचाई है कंचनजंगा से ज्यादा है। तो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, नॉट केटू, क्योंकि केटू इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ हिमालय। नेक्स्ट जो अगर क्वेश्चन हम देखें, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, आंख मूंद कर क्वेश्चन लगा देना है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी माउंट पारसनाथ। कहां पर क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस का। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी माउंट पारसनाथ। एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों को यहां पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी कौन सी है जो पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वांचल का मतलब पूर्वी हिमालय, और पूर्वी हिमालय अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जैसे मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में रेगमा, मिकिर, पटकाई ब्रूम, रेगमा, मिकिर, पटकाई ब्रूम। आसाम में जो पहाड़ियां थी मिसमी, लुसाई। मेघालय में कौन सी पहाड़ियां थी, गारो, खासी,
जैंतिया, और इसी के साथ मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी। तो बहुत सारी यहाँ पे हम लोगों ने पहाड़ियाँ देखा था पूर्वांचल में, यानी कि पूर्वांचल का मतलब पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिमालय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गारो, ऑप्शन नंबर 2 लुसाई, ऑप्शन नंबर 3 मिजो, ऑप्शन नंबर 4 मैकाल। क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख लो गारो, लुसाई, मिजो तीनों पहाड़ी पूर्वांचल संबंधित है, लेकिन मैकाल का पठार किसका हिस्सा है? मैकाल का पठार सतपुड़ा का हिस्सा है। तो मैकाल इज द पार्ट ऑफ सतपुड़ा। इस तरीके से हम लोग और क्लास करते रहेंगे, इस पे जो है वीडियो बनाते रहेंगे। आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है भारत की प्रमुख जो चोटियां थी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बन रहा है, आप देख भी रहे हो, मैं क्वेश्चन का डेमो आपको दिखा रहा हूं, और भारत के प्रमुख पठार। तो अब हम लोगों का जो वीडियो होगा थोड़ा और प्रभावी होगा कि जैसे ही हम जब वीडियो किसी लेक्चर पे शूट करेंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तुरंत। तो आपको भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि हवा में नहीं, क्वेश्चन अपने से बनाकर नहीं किया जाएगा। जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, अन्य राज्यों के पीसीएस में, आईएएस में, तो उस लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे और आपको हल करके इस बोर्ड पर दिखाएंगे कि इसी जो हम पढ़ा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा? बिल्कुल वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा उत्साह इसी तरीके से और बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए और नए नए अच्छे वीडियो लेकर आएँ, और ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है इसको बहुत जल्दी इसी उत्साह के साथ पूरा करें। धन्यवाद।